हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आज की डेट में यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए केवल स्टैटिक बुक पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यूपीएससी एक बहुत डायनेमिक एग्जाम बन चुका है जिसमें करंट ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा आता है और इसी वजह से करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और बिना करंट अफेयर्स पढ़े आप स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या रेलेवेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चहल एकेडमी आपके लिए लेकर आई है एक इनिशिएटिव जिसमें हम आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑन एवरी संडे, जिसमें पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने होते हैं। ये एक इंटीग्रेशन का काम करते हैं कि आपको डेली बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर्स मिस भी कर गए हैं तो आप एक वीकली वीडियो देखकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकें और एनालाइज कर सकें कि क्या क्या आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मेरा नाम है सुमित त्यागी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज आई है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से रिलेटेड, एनपीटी से रिलेटेड। एनपीटी को 55 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब एनपीटी न्यूज में है। एनपीटी है क्या? 1968 में एक ट्रीटी साइन की गई और ये 1968 ईयर ही क्यों चूज किया गया, उससे पहले क्यों नहीं की गई ये चीज? बिकॉज 1964 तक जितने भी हमारे पास परमानेंट 5 मेंबर्स थे, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, इन सब के पास आपको, और यूके, इन सब के पास आपको ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिल रहे थे। और उसके बाद इन्होंने एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी कि अगर किसी को भी सिविल न्यूक्लियर ट्रेड करना है तो उसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी और किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर को रोका जा सकेगा, जिसके थ्रू, मतलब अगर मेरे देश में मुझे सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है उससे, और मुझे किसी और कंट्री की हेल्प चाहिए उसके लिए, तो मुझे एनपीटी साइन करनी पड़ेगी। 1968 में इस ट्रीटी को साइन किया गया, 1970 में 70 में इसको एनफोर्स किया गया, राइट। इंडिया ने इसे साइन करने से मना कर दिया था। एनपीटी के हम मेन 3 लोगो मानते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हैं कि एनपीटी फंक्शन जो कर रही है वो मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स पे कर रही है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है किसी भी तरीके से एक्वायरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब इन 5 के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती। अगर आप एनपीटी साइन करते हो तो आप न्यूक्लियर वेपन की तरफ मूव नहीं कर पाओगे, अपने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आप 5 तो ऑलरेडी बना के बैठे हो न्यूक्लियर वेपन्स, बाकी सबसे आप बोल रहे हो कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की परमिशन नहीं है। तो इंडिया का यह कहना था कि न्यूक्लियर अपार्थीड है, ये न्यूक्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप दूसरा अपना अचीवमेंट सच में करना चाहते हो, जो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है दैट इज डिसआर्मामेंट, अगर आप सच में इसे अचीव करना चाहते हो तो आप 5 को भी क्या करना चाहिए? आप 5 को भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए। जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन वो जो P5 मेंबर्स थे वो इस चीज से एग्री नहीं कर रहे थे, और इंडिया इस बात से एग्री नहीं कर रहा था कि मेरे नॉर्थ में जो चाइना बैठा है, जिससे अभी 6 साल पहले मेरी लड़ाई हुई है, 1962 वॉर, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और अगर मैं एनपीटी साइन करता हूं तो मैं न्यूक्लियर वेपन्स कभी बना भी नहीं पाऊंगा। इसलिए इंडिया वाज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन साइनिंग एनपीटी, और इसलिए इंडिया ने आज तक एनपीटी साइन किया भी नहीं है। तीसरी चीज इसके लिए बोल रहे हैं, पहला मैंने बोल दिया प्रोलिफरेशन रुकना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का, दूसरा डिसआर्मामेंट होना चाहिए वेपन्स का, तीसरा इन्होंने बोला है एक्सेस टू पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कि अगर आप एनपीटी साइन करते हैं तो जो सिविल न्यूक्लियर यूज है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, उसमें आपको बाकी कंट्रीज भी हेल्प करेंगी, लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए हमेशा किसी और पर निर्भर रह जाएंगे, क्योंकि आप कभी न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। और इंडिया के लिए किसी भी तरीके से फायदे का सौदा नहीं था। अब इस एनपीटी को अगर हम साइन करते हैं तो इसका रेगुलेटर कौन है, कौन इसे एनालाइज करता है, कौन देखता है चीजें ठीक चल रही हैं गलत चल रही हैं? वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कंप्लायंस देखती है कि जो कंट्रीज जिन्होंने एनपीटी साइन किया है वो उस ट्रीटी के साथ कंप्लाई कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, और वो रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट करती हैं उन कंट्रीज के अंदर और उस कंप्लायंस को वेरीफाई करती हैं। आईएई की अगर बात की जाए तो आईएई की फॉर्मेशन हुई थी 1957 में अंडर यूनाइटेड नेशंस, जिसका काम यह था कि वो न्यूक्लियर एनर्जी के सेफर यूज, सिक्योर और पीसफुल यूज को प्रमोट करें। किसी भी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का आप मिलिट्री यूज की तरफ मूव करते हुए ना देखें दुनिया को, जिस वजह से ये एनपीटी साइन की गई थी, और उसको वेरीफाई और कंप्लायंस चेक करने के लिए आपने आईएई को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इस ट्रीटी का जो रिव्यू होता है, जिन जिन कंट्रीज ने एनपीटी साइन कर रखी है, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको हर 5 साल में एक बार रिव्यू किया जाता है, इसके ऑपरेशन को रिव्यू किया जाता है। आई गेस आप समझ चुके होंगे अब तक मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जो आपको सामने मैप देख रहा है, इसमें मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपको कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया और इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए। हमारे पास इजराइल एक ऐसी न्यूक्लियर कंट्री है जिसने एनपीटी साइन नहीं कर रखी है।
इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है लेकिन एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है। पाकिस्तान इज द थर्ड कंट्री। इसके अलावा जो चौथी मुझे कंट्री देखने को मिलती है जिसने एनपीटी साइन नहीं की है लेकिन वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो है नॉर्थ कोरिया। लेकिन उसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग है। नॉर्थ कोरिया ने पहले एनपीटी को ज्वाइन किया, उसके बाद एनपीटी के अंदर एक क्लॉज है कि आप 3 महीने का नोटिस देके एनपीटी को छोड़ सकते हो। तो नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरीके से सिविल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करवाया और इवेंचुअली 3 महीने का नोटिस देके 2003 में जो एनपीटी है उससे बाहर आ गई, विड्रॉ कर लिया। तो आज की डेट में 4 ऐसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, जो एनपीटी का हिस्सा नहीं है लेकिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। 5वीं कंट्री ऐसी है जो है हमारे पास साउथ सुडान, जो एनपीटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी नहीं है। तो हमारे पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं हु आर नॉन सिग्नेटरी टू एनपीटी एंड एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया है, दैट इज साउथ सुडान। आई गेस आप समझ चुके होंगे कि अब तक एनपीटी किस वजह से आई थी, क्यों इंडिया ने इसको साइन नहीं किया और कौन कौन सी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो इसके मेंबर नहीं है और क्या क्या इंडिया के रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया वाज एप्रीहेंसिव ऑफ साइनिंग दिस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सॉरी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को बेटर करने के लिए, मिलिट्री कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, साथ में अगर कभी काम करना पड़ जाए तो हम बेहतर तरीके से काम कर सके, इसलिए स्पेशल फोर्सेस की एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है जिसे हम बोलते हैं खंजर। यह खंजर का 12th एडिशन था। क्या है, अगर स्पेसिफिकली अगर मैं एकदम चतुर की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं इसे, तो इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 12th, मतलब 12th एडिशन ऑफ खंजर एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन किर्गिस्तान। अब ये खंजर एक्सरसाइज है क्या, जैसा मैंने आपको बताया, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। यहां हमारी स्पेशल फोर्सेस और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस साथ में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं। ये एनुअल बेसिस पे कंडक्ट कराई जाती है, 1 साल इंडिया में, 1 साल किर्गिस्तान के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि हम एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकें, साथ के साथ जो काउंटर टेररिज्म और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस होते हैं उन्हें अगर साथ में मिलकर कभी कंडक्ट करने की जरूरत पड़े, कभी साथ में मिलकर टैकल करने की जरूरत पड़े, तो उसमें हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएं। तो आपके लिए प्रीलिम्स का एक फैक्ट है कि खंजर एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हो रही है और ये रिसेंटली कंडक्ट भी हुई है, तो आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है। मूविंग ऑन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हाईलाइट्स द नीड फॉर होलिस्टिक काउंटर अनमैन्ड एयर सिस्टम CUAS फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आसान भाषा में जितने भी ड्रोन अटैक्स होते हैं, जितने भी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं, UAVs होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल वेपनाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास। और ये बात कही किसने है? CDS ने कही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही है। तो हमारे लिए 2 चीजें जरूरी हो जाती हैं इस टॉपिक से। पहली चीज ये कि जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है कौन, कैसे बने वो पोजीशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। दूसरी चीज, ये जो काउंटर UAS सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अनमैन्ड एयर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है और ये क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस टू काउंटर अनमैन्ड एयर व्हीकल्स एंड ड्रोन्स, राइट। सबसे पहले अनमैन्ड एयर सिस्टम आप समझ जाओ, कोई भी पायलटलेस, जैसे आपने ड्रोन, जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझ जाओ अगर ड्रोन को मिलिट्री पर्सपेक्टिव से यूज किया जाए, जैसे आप न्यूज में सुनते रहते होगे कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया, हाउदीज ने सऊदी के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया, पाकिस्तान जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है इंडिया के अंदर उसमें भी ड्रोन्स को यूज कर रहा है वो। तो आपको समझ में आ रहा है थ्रेट तो है ड्रोन्स का, UAV का थ्रेट तो है। अब उसे काउंटर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास उसके लिए एक काउंटर सिस्टम होना चाहिए। एक बार थ्रेट्स देख लेते हैं, क्या क्या अनमैन्ड एयर सिस्टम से, एरियल सिस्टम से आपको थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास टैक्टिकल थ्रेट। टैक्टिकल थ्रेट बोलता है कि जो स्मॉल ड्रोन्स होते हैं, ये ना स्वॉर्म अटैक्स के तौर पर यूज किया। स्वॉर्म अटैक्स मतलब एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स आएंगे और वो आपके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देंगे, आपके किसी बेस पे या किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अटैक करना शुरू कर देंगे। अब ये बहुत सारे हैं तो इन्हें काउंटर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए आपको एडवांस में उस चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसका एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूं कि यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशियन तुआप्से पोर्ट को 2025 में टारगेट किया है, दैट थ्रू स्मॉलर ड्रोन्स, एक स्वॉर्म अटैक के थ्रू। तो हमें एक सीधा साधा एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अटैक किया जा सकता है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक थ्रेट। यूएस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ऐसा हाउदीज ने ड्रोन अटैक के थ्रू किया था सऊदी ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर। सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पर हाउदीज ने अटैक किया था थ्रू ड्रोन अटैक्स। इंडिया के लिए ये सारी चीजें सीखनी है। देखो 2 चीज होती हैं, या तो अपनी गलती से सीख जाओ या किसी और की गलती से सीख जाओ। जो अपनी गलती से सीख रहा है वो भी समझदार है, लेकिन जो दूसरे की गलती से सीख रहा है वो ज्यादा समझदार है। तो हमें ज्यादा समझदार कैटेगरी में बनने के लिए अगर किसी और के साथ कोई सेम सिचुएशन बनी है तो हमें वहां से भी लर्निंग्स लेनी चाहिए, और वही CDS का भी कहना है।
कि हमें काउंटर यूएस सिस्टम की तरफ काम करने की जरूरत है, जिससे हम अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल थ्रेट। ऑपरेशनल थ्रेट का सीधा सीधा मतलब है कि ये जो प्रोलिफरेशन है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आजकल ड्रोन्स के थ्रू ये पहले ही रेकी कर लेते हैं किसी रीजन की, या सर्वेलेंस कर लेते हैं, जिससे अपने ऑपरेशन को और एफिशिएंट तरीके से बेसिकली ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा सके। और हमारे लिए ये जरूरी है कि किसी भी तरीके से ऐसी अगर सर्वेलेंस की जा रही है बाई एनी नॉन स्टेट एक्टर या बाई एनी एनिमी, तो हमें उसे काउंटर करने की जरूरत है, और उसके लिए हमें यूएवी के काउंटर सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि जो सीडीएस है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली काउंटर यूएस सिस्टम्स के ऊपर इतना जोर दिया है, इतना तवज्जो दिया है। आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर विद इट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या नहीं कहना चाह रहा हूं। मॉडर्न वॉरफेयर में आज की डेट में यह बहुत ज्यादा जरूरी भी हो चुका है। मूविंग ऑन, अब मुझे यह देखना है कि सीडीएस होते कौन है जी, सीडीएस बने कैसे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली कि वो परमानेंट चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मतलब जिसमें आपको नेवल चीफ भी देखने को मिल रहे हैं, आर्मी चीफ भी देखने को मिल रहे हैं, और एयरफोर्स चीफ भी देखने को मिल रहे हैं। इनकी जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसको हेड कौन करता है? सीडीएस हेड करता है। तो एक तो पहला काम तो इनका ये हो गया। दूसरा इनका काम है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन डिफेंस मिनिस्ट्री, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, उसको भी सीडीएस ही हेड करते हैं। बना कैसे? सबसे पहली बार जब हमारे यहां कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे हमें यह रियलाइजेशन हुआ कि तीनों जो हमारी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो जाए, चाहे वो एयरफोर्स हो जाए, चाहे वो आर्मी हो जाए, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ऐसी यूनिट चाहिए जो तीनों को एक साथ टैकल कर सके। और उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उसके बाद भी शिकेतकर कमेटी आई थी, उन्होंने भी सेम चीज सजेस्ट की थी कि आपको एक सीडीएस जैसी पोस्ट की जरूरत है। लगभग आज देश, पूरी दुनिया में 70 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो सिमिलर टू सीडीएस जैसी पोस्ट पर फंक्शन कर रहे हैं। वहां ऑलरेडी ऐसी पोजीशंस आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखती हैं। हमारे देश में अगर बात की जाए तो सबसे पहली बार जो हमारे जनरल बिपिन रावत हैं, अनफॉर्चुनेटली हम इस वीर को खो चुके हैं इन हेलीकॉप्टर क्रैश। ये सबसे पहले हमारे सीडीएस बने थे, द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आज की डेट में जनरल अनिल चौहान जी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ऑब्जेक्टिव इनके क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव इनके होते हैं कि जिससे सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अगर नेवी से टैकल करना है, गवर्नमेंट को अगर एयरफोर्स से करना है, आर्मी से करना है, तो उन्हें अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। डिफेंस को मैं एक सिंगल यूनिट की तरह देख के सीडीएस के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू आप डायरेक्ट आपको कम्युनिकेशन बैठता हुआ दिखता है। इससे क्या होगा? इससे आप जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, क्या क्या जरूरतें हैं, पूरी हमारी डिफेंस फोर्सेस को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो अगर एक सिंगल अकाउंटेबल पर्सन रहेगा तो इस चीज को बेटर तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। पहली चीज सिंगल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, जब डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस एक्विजिशन हो रहा है तो उसमें एक लार्जर बेटर प्लानिंग करने के लिए सीडीएस की जरूरत है। तीसरी चीज, जब हम सर्विस हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री को और जो सिविलियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, मतलब जो मिलिट्री एक्चुअली फंक्शन कर रही है, और साथ के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो सिविल मिनिस्ट्री की तरह मैं देख सकता हूं, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरह देख सकता हूं, इनके बीच में एक कोऑपरेशन बेटर किया जा सके। सिविल और मिलिट्री डिवाइड जो मुझे देखने को मिलता है, सिविल और डिफेंस डिवाइड जो मुझे देखने को मिलता है, उसको रिड्यूस किया जा सके। साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं सब इतनी देर से बोल भी रहा हूं आपको, कि इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में इंटर सर्विसेज जो इश्यूज हैं, इंटर सर्विसेज जो डिफरेंसेस हैं, उनको खत्म करके उन तीनों सर्विसेज के बीच में एक बेटर सिनर्जी क्रिएट कर पाना, बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर पाना, ये भी सीडीएस का काम है। तो सीडीएस अब तक आप समझ चुके होंगे, मैंने कमेटी बता दी 1999 में कारगिल ने रिकमेंड किया था। काम क्या है? सिनर्जी बिठाना तीनों कमांड्स के बीच में, तीनों डिफेंस फोर्सेस के बीच में। उसके अलावा सिविल और जो डिफेंस पर्सपेक्टिव हैं, डिफेंस के मतलब मिलिट्री पर्सपेक्टिव और जो सिविल पर्सपेक्टिव हैं, उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन बिठाना, डिफेंस एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट को बेटर करना, और साथ के साथ एक सिंगल पॉइंट रहना मिलिट्री एडवाइस देने के लिए सरकार के लिए, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कराना। अदर देन दैट, इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपको बोर्ड में देखने को मिल रही है कि कौन कौन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं और उन्हें कौन हेड करता है। जैसे मुझे देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसको हेड करते हैं डिफेंस सेक्रेटरी। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसे सीडीएस हेड करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन, इसको सेक्रेटरी डिफेंस प्रोटेक्शन हेड करते हैं। और जो एक और है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको डीआरडीओ चीफ हेड करते हैं। और लास्ट है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जिसको सेक्रेटरी ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ही हेड करते हैं। याद क्या रखना है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कौन कर रहा है? डिफेंस सेक्रेटरी। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को कौन कर रहा है? सीडीएस। बाकी सारे आप देख के ही समझ जाएंगे, क्योंकि वो जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम है वैसे ही उनके सेक्रेटरीज या चीफ्स का नाम है। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट सीडीएस एंड यूएस।
आई गेस मैं काफी प्रीटी क्लियर हूं आपके लिए। जो बाकी जनरल बिपिन रावत के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे देश के एक महान सुपुत्र हैं, ये महान बेटे हैं, तो इनके बारे में अगर आप जान भी लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉट एवरीथिंग इज फॉर एग्जाम। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया मॉरिशियस एलिवेट्स टाइज टू एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत, अभी आपने देखा होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने मॉरिशस ट्रिप की और वहां जाकर ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल ट्रिप मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि हमारे बीच में जो एक पार्टनरशिप थी, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बोला जा रहा है एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आप समझ पाओगे कि हम काफी सारे सेक्टर्स में अपने टाइज को और ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। मॉरिशस इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में भी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। पीएम नरेंद्र मोदी को एक जो वहां का हाईएस्ट ऑनर है मॉरिशस का, उससे भी जो नवीन रामगुलम है, उनके जो चीफ हैं, जो उनके हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने मोदी जी को वहां के मॉरिशस के हाईएस्ट ऑनर से नवाजा है। बेसिकली इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की है नरेंद्र मोदी को, जिससे यह भी पता चलता है कि इंडिया भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉरिशस के लिए, और मॉरिशस चाहता है कि इंडिया के साथ एक बेटर रिलेशन एग्जिस्ट करा जा सके। राइट, अब आप जब देखते हैं, यह है अफ्रीका का मैप। यहां ये जो छोटा सा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है ओ और पी के बीच में, मतलब ये हमारे पास मेडागास्कर है, मेडागास्कर के बगल में है मॉरिशस देखने को मिल रहा है। मॉरिशस का अगर आप मैप देखेंगे तो ये है मॉरिशस की ओवरऑल पॉपुलेशन का 70% हिस्सा भारतीय है, मतलब 70% ऑफ मॉरिशस पॉपुलेशन इज इंडियन। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, आपको हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन वहां देखने को मिल जाएगी। बिहारी पॉपुलेशन जो आपको एज अ प्लांटेशन वर्कर्स वहां ले जाते हुए गए थे, वो आपको काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जा रही है। साथ के साथ आपको यह भी समझना होगा कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए। हम अपने इंडियन ओशन में अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहते हैं, हम एक रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, इसलिए मुझे जगह जगह अपने मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए, और मॉरिशस मुझे उसमें काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। ऑलरेडी मॉरिशस के अंदर एक आइलैंड है जिसे हम आगालेगा आइलैंड बोलते हैं, जहां हम अपनी ऑलरेडी एयरफोर्स की स्ट्रिप भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और अभी भी हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं इस ट्रिप के दौरान भी, जिससे ना जस्ट एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बेटर किए जा सके रिलेशन, बल्कि स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी सिनेरियो को भी ध्यान में रखकर मॉरिशस और इंडिया साथ मिलकर काम कर सकें, और जो रूल बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस रीजन में, स्पेसिफिकली चाइना, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे ध्यान ना देते हुए अपनी एक हेजेमेनिक पर्सपेक्टिव को इंपोज करने की कोशिश करती है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसमें भी मॉरिशस और इंडिया अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे। और हमारी जो सागर डॉक्ट्रीन है, हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, ये जो विजिट थी उसके लाइन में भी फॉल करती हुई दिखती है। आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ इसके की आउटकम क्या है। ये जो विजिट हुई है, इसमें मोदी जी ने क्या क्या अचीव किया है। देखो, सबसे पहला है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन लोकल करेंसी। अभी तक जब मुझे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं तो मुझे किसी ग्लोबल करेंसी में करने पड़ते हैं। हमारे पास ग्लोबल बास्केट्स ऑफ करेंसी में 5 करेंसीज आती हैं। वन इज यूरो, यूएस डॉलर्स, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन और चाइनीज युआन। अब हमने कोशिश की है कि जब हम मॉरिशस के साथ डील करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो हम उसे लोकल करेंसीज में करेंगे, मतलब या तो मॉरिशस करेंसी में या फिर इंडियन रुपी में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की तरफ, जिससे रुपी को इंटरनेशनलाइज किया जा सके, उसकी ग्लोबल रेलेवेंस इंप्रूव की जा सके। दूसरा है महासागर इनिशिएटिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्रीलिम्स। इस बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए महासागर इनिशिएटिव काफी ज्यादा जरूरी है। सागर इनिशिएटिव हमारे यहां ऑलरेडी चल रहा था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम इंडियन ओशन रीजन की जब हम बात करते हैं, उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है महासागर इनिशिएटिव। ये एक नया विजन है ग्लोबल साउथ के लिए, स्पेशली द इंडियन ओशन कंट्रीज, जिसको बोल सकते हैं महासागर, मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। ये सागर इनिशिएटिव का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें इनिशिएटिव का मेजर फोकस रहेगा ट्रेड के डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, मतलब आप डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को साथ लेके चल सकें, म्यूचुअल सिक्योरिटी पूरे रीजन को मिल सके, जिससे सारा पूरा का पूरा रीजन शेयर्ड ग्रोथ में बिलीव कर पाए, शेयर्ड ग्रोथ की तरफ भी मूव कर पाए। साथ के साथ और भी आपको यहां डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैरीटाइम डेटा हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज के साथ हम साथ में फाइट बैक कर सकते हैं, जिससे अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इशू हो रहा है, हवाला ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो अगर बेटर कम्युनिकेशन होगा, बेटर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, तो उसे बेटर तरीके से टैकल किया जा सकेगा। मूविंग ऑन, दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन पीएम विजिट टू मॉरिशस। नेक्स्ट भी इससे ही रिलेटेड है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जो मॉरिशस काउंटर पार्ट हैं और जो उनकी वाइफ हैं, मतलब नवीन रामगुलम और उनकी जो वाइफ है वीना रामगुलम, उनको ओसीआई कार्ड दिया है, मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है उन दोनों को। इससे हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ओसीआई है क्या, कब स्टार्ट हुआ और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, समझने की जरूरत है, ओसीआई की जो शुरुआत है वो 2005 में हुई।
कैसे हुई? आपने जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 वाला, उसको अमेंड किया और 2005 में एक नया कार्ड लॉन्च किया जिसे फॉर द ओवरसीज सिटीजन्स, फॉर द एनआरआईज, फॉर द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन आउटसाइड इंडिया, जिसको हमने बोलना शुरू कर दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2015 के अंदर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम को मर्ज कर दिया गया ओसीआई के साथ। मतलब आज की डेट में पीआईओ वाला कोई लॉजिक एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखता है। अब या तो एनआरआईज हैं या फिर ओसीआईज हैं। तो पीआईओज और ओसीआईज को मर्ज कर दिया गया था 2015 के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी पीआईओ कार्ड होल्डर्स थे वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गए थे? ओसीआई कार्ड होल्डर्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल राम गुलम जी हैं, ये ओसीआई लिस्ट में नहीं आते, अगर ओरिजिनली देखा जाता है ये पीआईओ में आते, लेकिन पीआईओ कार्ड अलग से अब आपको एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखता है, ओसीआई ही दिखता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने उनको ओसीआई कार्ड भी प्रोवाइड कराया है। अब हम ये देखते हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कार्ड है उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देखो, पहली एलिजिबिलिटी यह है, कोई भी ऐसा इंसान जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का सिटीजन रह चुका है और उसके बाद यहां से जा चुका है, उसे हम ओसीआई कार्ड अवेलेबल करा सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा इंसान जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था या 15 अगस्त 1947 के बाद किसी ऐसी टेरिटरी में रहता था जो कि प्रेजेंट इंडियन टेरिटरी देखने को मिल रही है। साथ के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो गवर्नमेंट इंपोज करती है जिसके थ्रू आपको ओसीआई कार्ड देखने को मिलता है। मतलब मैंने दो चीज बोली, या तो 1950 26 जनवरी को आप एलिजिबल थे, भारत में रह रहे थे, इंडियन सिटीजन थे, या फिर आप उस डेट को एलिजिबल थे बनने के लिए, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद आप किसी ऐसे हिस्से में रहते थे भारत के जहां भारतीय सिटीजनशिप मिलना आपको तय था। अदर देन दैट गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस क्रिएट करती है जिसके थ्रू आपको ओसीआई कार्ड मिल सकता है। ये जो ओसीआई कार्ड आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज ब्लू कलर का, आपको ये पासपोर्ट साइज देखने को मिलता है, ओसीआई कार्ड इसको हम जनरली बोलते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है हमारे पास? एक्सेप्शंस हमारे पास ये हैं कि जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और कोई ऐसी कंट्री जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया है कि इसमें रहने वाले लोगों को आप ओसीआई कार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उन्हें एक्सेप्शन की तरह देखा जाता है। इन्हें हम एनिमी एलियंस भी बोल देते हैं। साथ के साथ इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ओसीआई कार्ड होल्डर्स के अगर बेनिफिट्स देखे जाएं तो आप ये देखेंगे कि इन्हें एनआरआईज और ओसीआईज को बिल्कुल बराबर लाके खड़ा कर दिया है। ओसीआईज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है आफ्टर 2015। जैसे आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो, बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप ओसीआई अगर आपके पास कार्ड है तो आपको स्पेशल वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मल्टीपर्पसेस के लिए मल्टीपल टाइम्स भारत के अंदर एंट्री कर सकते हो और ये लाइफ लॉन्ग वीजा है। मतलब आपको कभी भी अब वीजा लेने की जरूरत नहीं है भारत आने के लिए। आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आप कभी भी भारत आ सकते हैं। दूसरी चीज, पहले होता था कि हर 180 दिन के अंदर आपको क्या करना होता था? पुलिस स्टेशन जाके वेरिफिकेशन कराना होता था। अब वो कंडीशन भी हटा दिया, आपको बार बार पुलिस स्टेशन जाके वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। साथ में आपने एनआरआईज के साथ पैरिटी पे ले आए हो। अब जो भी इंडियन सिटीजनशिप वाले लोग जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन वो किसी और कंट्री में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनआरआईज। तो मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियोज में ओसीआई और एनआरआईज को आपने बराबर लाके खड़ा कर दिया है। जैसे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड्स में अब ये दोनों लोग, ओसीआई एज वेल एज एनआरआईज, बराबरी पर खड़े हुए दिखते हैं। केवल एक एक्सेप्शन ये है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स भारत के अंदर एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को नहीं खरीद सकते। मतलब आप किसानी की जमीन, फार्मिंग लैंड और प्लांटेशन लैंड नहीं खरीद सकते। बाकी आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो किसी एनआरआईज को मिल रही हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है हमारे पास इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑफ 2025। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 भारत की लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है। क्यों जरूरी है? इस देश के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इकोनॉमिक इशू तो क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ के साथ सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में इस इलीगल माइग्रेशन को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है फॉर आर रिसोर्सेस, फॉर आर सिक्योरिटी, फॉर आर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। ऐसे में इन चीजों को टैकल करने के लिए जो हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है 1920 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट है 1939 का, इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट है 2000 का, इन सबको अमेंड किया गया है जिससे भारत में एंट्री करने वाले लोगों पर बेटर चेक एंड बैलेंस लगाया जा सके, इलीगल माइग्रेशन पर बेटर चेक एंड बैलेंस लगाया जा सके। ऑल दो ऐसा पोजीशन भी देखने को मिल रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, पर समझने वाली बात इतनी सी है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। और दूसरी चीज, एनिमी एलियंस को या फिर किसी भी एलियन के लिए गवर्नमेंट होली रिस्पॉन्सिबल है कि वो किस तरीके से इमिग्रेशन प्लानिंग करती है। सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स ज्यादा मैटर करती हैं रेदर देन एवरीबडी एल्स, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को यहां आके वॉयलेट करते हैं। अगर मेरे रिसोर्सेज ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे तो मेरी राइट टू लिवलीहुड, मेरी राइट टू हाउसिंग, राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब राइट्स भी तो वायलेट हो रही है ना। तो मेरी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पे अगर थ्रेट आ जाए तो दूसरों की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कब तक टैकल करोगे? और सबसे बड़ी बात,
हमने रेफ्यूजी कन्वेंशन भी साइन नहीं कर रखा, तो हम वी आर नॉट लायबल टू डू एनीथिंग। मैं किसी को भी बाहर यहां से निकाल के फेंक सकता हूं अगर वो मेरे देश में इलीगली तारों के नीचे से एंटर करके आया है तो। और वही इसका मोटिव है। ये प्री कॉन्स जितने भी आपको एक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एक को छोड़ दो, बाकी सारे कब के हैं? ब्रिटिश टाइम पीरियड के हैं। तो भाई उन्हीं एक्ट्स पे क्यों चल रहे हो आज भी तुम, जो अंग्रेज तुम्हारे लिए बना के गए थे? यू नीड टू चेंज देम। तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव को समझना होगा और अकॉर्डिंगली आपको लॉज भी बेसिकली फॉर्मुलेट करने होंगे। अब इसमें है क्या क्या की प्रोविजंस क्या है इस बिल के? अगर ये एक्ट में कन्वर्ट होता है तो आपको क्या क्या चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं फॉरेनर्स की एंट्री में या इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव में? सबसे पहला, भारतीय सरकार किसी को भी एंट्री से मना कर सकती है, भारत में रहने से मना कर सकती है, अगर वो किसी भी तरीके से या तो इलीगल डॉक्यूमेंट पे आया है, अगर वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे आया है, इलीगल वीजा पे आया है, जाली दस्तावेज पे आया है, तो उसे जेल भी किया जा सकता है, उसको पेनल्टी भी, उसको पिनलाइज भी किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, अगर सोवरेनिटी की बात है, पब्लिक हेल्थ की बात है, फॉरेन रिलेशंस की बात है, तो फॉरेनर्स को भारत में एंट्री करना मना किया जा सकता है। फिर मैं आपको इससे एग्जांपल देता हूं। जब हम 2008 मुंबई अटैक की बात करते हैं तो आपने एक इंसान का नाम सुना होगा जिसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली। वो अमेरिकन पाकिस्तानी सिटीजन था। वो भारत में आया, पूरे मुंबई में रहा, पूरी तरीके से रेकी करी, जहां जहां अटैक करने थे, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मेजर थ्रेट बन गया। इसलिए नॉट जस्ट फ्रॉम एनिमी एलियंस, बाकी किसी और कंट्री का भी अगर कोई पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक हेल्थ या फॉरेन रिलेशंस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, तो मैं उसको स्टे और वीजा, स्टे और एंट्री जो है अपने देश में अलाउ नहीं करूंगा। दूसरा है फॉरेन नेशनल्स को ट्रैक करना। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनको जरूरत होगी कि अगर कोई फॉरेन नेशनल उनके पास आया है तो वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज को उसकी सूचना दें, इमिग्रेशन अथॉरिटीज को उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिससे सरकार भी लूप में रह सके कि कौन कौन से फॉरेन नेशनल्स यहां कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं। अदर प्रोविजंस इसके अलावा ये है, जैसे मैंने आपसे बोला है कि जितने भी लोग विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन घुसेंगे उन पर स्ट्रिक्टर पेनल्टीज को जो है उनको पनिशमेंट जो है थोड़े से और स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। जैसे 5 साल की सजा हो सकती है और 5 लाख का फाइन देखने को मिल सकता है अगर वो किसी भी तरीके से इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ एंटर कर रहे हैं। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट IR करंट अफेयर्स। नाउ विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द science and tech and environment current affairs that would be taken by Saten sir. Hello students, welcome to the Chahal Academy weekly current affairs series. आज हम करने वाले हैं लास्ट वीक में जितनी भी हमारी न्यूज रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज है हमारा रिलेटेड टू द सी ग्रासेस। सी ग्रासेस दरअसल वो ग्रासेस होती हैं जो हमारे समुद्र के अंदर में किनारों पे प्रेजेंट होती है, यानी कोस्ट लाइन पे प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, और फोटोसिंथेसिस फोटोन की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, यानी उनके लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो डीप सी के अंदर में ये ग्रासेस आपको नहीं दिखाई देंगी। अभी इस पर्टिकुलर सी ग्रासेस की इंपॉर्टेंस के बारे में और ज्यादा लोगों को पता चला है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि ये सी ग्रासेस जो है उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दूसरी स्पीशीज के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनती है, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज आई है इसमें ग्लोबल एफर्ट डाले जा रहे हैं। पर्टिकुलर न्यूज आई थी हमारी नेचर रिव्यू अर्थ एंड एनवायरनमेंट के अंदर में, एक बहुत बड़ा जर्नल है, इसके अंदर में बताया गया कि सी जो ग्रासेस का बेड होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा लाइफ को वो सपोर्ट करता है। ये एक ऐसे मैराइन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि शैलो वाटर में ही ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि डीप वाटर में सनलाइट नहीं मिल पाएगी, प्लस में कोस्टल वाटर के अंदर में ये मिलेंगे। और ज्यादातर ये एस्टोरीज होती हैं, जहां पे हमारा रिवर जो है समुद्र से मिलती है, वहां पे एस्टोरीज बनती हैं हाई जो आपके आप बोल सकते हैं एल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर में, और ओशियनिक हैबिटेट में आपको ये पर्टिकुलर प्लांट दिखाई देंगे। इनको लंग्स ऑफ द सी भी बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन के अंदर में। और अगर हम बात करें तो एंटार्क्टिका को छोड़ के लगभग पूरे कंट्रीज में आसपास हर जगह ये सी ग्रासेस मिलते हैं। एंटार्क्टिका को क्यों छोड़ना है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, -89 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु कोस्ट पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार, पाक पे जो श्रीलंका से मिलता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ जो हमारे गुजरात के अंदर में है, लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं उन पे लगून्स जितने भी हैं वहां पे हमें मिलता है।
अरेबियन सी के अंदर में और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के अंदर में, बे ऑफ बंगाल में भी हमें ये सी ग्रासेस देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें डिफरेंस की, क्या डिफरेंस है ग्रासेस के बीच में और एल्गे के बीच में, जो हमारे पास ग्रासेस होती हैं वो प्रॉपर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स प्लांट की कैटेगरी में ऊपर लेवल पे प्लांट्स आते हैं और ये जो पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो रूट्स होती है वो लैंड के अंदर में, सॉइल के अंदर में ये एक तरीके से प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वहीं पे जो हमारे एल्गेज होते हैं वो ज्यादातर फ्लोटिंग होते हैं या फिर अपने इस तरीके से होल्ड फास्ट रूट का ही एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और उसी को बेस बनाते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती है और ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, लेकिन ये हायर लेवल ऑफ प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं और ये लोअर लेवल ऑफ प्लांट कैटेगरी में आते हैं। हालांकि देखने में सी ग्रासेस की तरह ही देखते हैं बट डजंट हैव रूट्स और फ्लावर्स, यानी अंदर की तरफ में रूट्स जो कि सॉइल के अंदर में होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये चीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सी ग्रासेस जो है हमारी लगभग 121 एंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करता है, 746 फिश स्पीशीज को सपोर्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को 35 टाइम्स फास्टर, जैसे कि हमारे रेन फॉरेस्ट जो करते हैं उससे 35 टाइम्स फास्टर ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। लगभग 10 से 18% ओशन का कार्बन ये एब्जॉर्ब करता है, जबकि सिर्फ 0.1% सी फ्लोर ये एक तरीके से कवर करता है। नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करता है। जो सी वेव्स आती हैं हमारी सुनामी और जो साइक्लोन की वजह से, उन सी वेव्स को ये कम करता है और फ्लड से भी हमें ये बचाता है। साथ में इसकी इकोनॉमिक वैल्यूज की अगर हम बात करें, 6.4 ट्रिलियन डॉलर इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है अगर हम इसमें टूरिज्म और फिशिंग दोनों को इंक्लूड करते हैं तो। वहीं पे लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से, कोस्टल डेवलपमेंट होने की वजह से, ड्रेजिंग, ऊपर की जब सॉइल हटाई जाती है सॉइल माफिया के द्वारा, अनरेगुलेटेड फिशिंग, बोटिंग एक्टिविटीज और जो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो डायरेक्टली इन सी ग्रासेस के ऊपर पड़ता है और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर हमारी सी ग्रासेस कम हो जाती हैं तो। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी से। डीआरडीओ ने जो अस्त्र मार्क 3 है उसको यहां पे डेवलप कर लिया है। यहां पे अस्त्र मार्क 3 का नाम दिया गया है गंधीवा। गांधीवा आप जानते होंगे, अर्जुन का जो धनुष बाण था उसका नाम था गंधीवा, उसी के नाम से इसको रखा गया है। हालांकि जो अस्त्र है वो बहुत पुराना मिसाइल है, लेकिन अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 थोड़ा पुराने हैं, लेकिन अब जो अस्त्र 3rd ये लाया गया है उसका नाम गांधीवा रखा गया है। ये एक बीवी राम है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नॉर्मली हमारी जो मिसाइल्स होती हैं दो तरीके से काम करती है, तो जो एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं इसके नीचे लगने वाला जो मिसाइल होता है, इस मिसाइल का जो गाइडिंग मैकेनिज्म है, इसके वेट की वजह से हम गाइडिंग मैकेनिज्म को इस पर्टिकुलर जेट प्लेन के अंदर में लगाते हैं। मिसाइल का वेट कम करना होता है, इस वजह से उसका जो गाइडिंग मैकेनिज्म है वो लगा होता है हमारे प्लेन के अंदर में, जेट प्लेन के अंदर में। अगर मान लीजिए किसी दुश्मन कंट्री ने अपनी मिसाइल लॉन्च की और मिसाइल से हमारे ही एयरक्राफ्ट को अगर इसने क्रैश कर दिया, उड़ा दिया, तो अब इस मिसाइल को कौन यहां पे गाइड करेगा? इस वजह से हमारी जो प्रॉब्लम थी इसमें सॉर्ट हो जाती है जो अस्त्र मिसाइल है। दरअसल इसके वेट की वजह से ऐसा करना पड़ता था, लेकिन अब यानी इसको अगर लॉन्च हो जाए, लॉन्च होने के बाद भी जो उसको गाइड करता था वो जेट प्लेन गाइड करता था, लेकिन गाइड करने वाले प्लेन को ही अगर उड़ा दिया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर मिसाइल अस्त्र की, तो अस्त्र के अंदर में गाइडिंग मैकेनिज्म खुद के अंदर में लगा हुआ है। तो अगर इन केस किसी दुश्मन कंट्री ने हमारे जेट प्लेन को, जो कि सुकोई 30 MKI होगा या फिर तेजस जेट इंजन होगा, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, तब भी ये मिसाइल जो टारगेट डिसाइड किया गया है वहां हिट करके ही मानेगी, क्योंकि जो गाइडिंग मैकेनिज्म है वो इसके अंदर लगा दिया गया है। अब बात यह है कि अब गाइडिंग मैकेनिज्म हम कैसे लगा पा रहे थे, क्यों पहले क्यों नहीं लगा पा रहे थे? क्योंकि पहले हमारे पास रामजेट इंजन नहीं था, आज हमारे पास रामजेट इंजन है। जो रैमजेट इंजन है, रैमजेट इंजन को दो तरह के फ्यूल चाहिए होते हैं, एक तो एयर एज अ फ्यूल चाहिए, और यहां पे हमें जो
दूसरे जो फ्यूल्स होते हैं उनको यूज करना पड़ता है। तो हमारे जो पुराने मिसाइल्स होते थे, इस तरह के जो मिसाइल्स होते थे जिसमें गाइडिंग मैकेनिज्म हमारे जेट प्लेन के अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर में या तो टर्बोजेट इंजन यूज किया जाता था या फिर उसके अंदर में हम कावेरी इंजन यूज करते थे या फिर इसके अंदर विकास इंजन यूज करते थे। लेकिन जो अस्त्र मिसाइल है उसके अंदर हम रामजेट इंजन यूज करते हैं और ऑक्सीजन जो है हम एटमॉस्फेयर का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से हमें कैरी नहीं करके ले जाना पड़ता, जिसकी वजह से इसका वेट कम हो जाता है और गाइडिंग मैकेनिज्म को हम इसी के अंदर में लगा सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा अस्त्र मिसाइल के बारे में। और अगर हम देखें तो ये मार्क 1 और मार्क 2 का सक्सेसर है, इसके आगे ये थर्ड इसको बोला जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोपल्शन सिस्टम में सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ली जाती है, जिसकी वजह से हमारा वेट कम हो जाता है और गाइडिंग मैकेनिज्म इसमें हम लगा सकते हैं। स्पीड की बात करें तो 4.5 मैक इसकी स्पीड होगी और 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। इस तरीके से दिखेगा हमारा गंदीवा। और यहां पे ये जो जेट प्लेन है ये इसको लॉन्च करने के बाद अब इसका कोई रोल नहीं है। अगर इसको भी क्रैश कर दिया जाए तो हमारा मिसाइल जो है डायरेक्टली टारगेट को हिट करेगा। इस तरीके से यहां पे इसको लगाया जाता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ में। यहां पे अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। 58th टाइगर रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है। माधव टाइगर रिजर्व ये एमपी में होगा और ये अब एमपी का 9th और इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होगा। यहां पे एमपी के अंदर में ऑलरेडी यहां पे रातापानी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, दुबरी, संजय, दुर्गावती और वीरांगना नाम के पहले से ही टाइगर रिजर्व थे। अब इसको टाइगर रिजर्व यहां पे एक और यहां पे माधव नाम का टाइगर रिजर्व ऐड कर दिया गया है। पहले से ही इसको एक नेशनल पार्क का स्टेटस पहले से मिला हुआ था। नेशनल पार्क के स्टेटस मिलने के ये एक तरीके से 1958 में ये स्टेटस यहां पे इनको मिला था। इसके अंदर में 2 लेक्स लाई करती हैं, एक माधव सागर और एक सखिया सागर। ये लेक्स यहां पे लाई करती हैं और इसके अंदर में जो स्पीशीज हमें मिलती है एनिमल की, नीलगाय, चिनकारा, चौसिंगा, चीतल, पाइथन, जैकाल, लिपर्ड, क्रोकोडाइल मार्श, क्रोकोडाइल डियर, बाकिंग डियर, ये हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे और ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री इस पर्टिकुलर जो लोकेशन का है, कर्डवाई ट्री, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन में ट्री दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आज हमारे पास फिर बहुत सारे रिजर्व हो गए हैं। यहाँ पे पन्ना है, संजय है, बांधवगढ़ है, वीरांगना है, कान्हा है, सतपुरा है, पेंच है और यहाँ पे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके साथ साथ अभी माधव नाम का टाइगर रिजर्व भी 58th इंडिया का टाइगर रिजर्व ऐड हो गया है। अब देखते हैं कि क्या प्रोपोजल, क्या प्रोसीजर है किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का। सबसे पहले टाइगर रिजर्व के बारे में एप्लीकेशन सेंड करनी होती है स्टेट गवर्नमेंट को। किसी भी लायन या किसी पर्टिकुलर एनिमल को बचाने के लिए, कोई भी सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए स्टेट सबसे पहले एप्लीकेशन भेजेगा। ऐसे ही टाइगर रिजर्व में भी अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है किसी रीजन की वजह से, तो वहां पे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करती है पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। पहले एप्लीकेशन भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को स्टडी करेगा और एनटीसीए को प्रोजेक्ट दे देगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए सेक्शन 38 वी को यूज करेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और स्टडी करने के बाद जब फाइनलाइज हो जाएगा तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि यस ये एरिया ठीक है, टाइगर रिजर्व यहां पे डिक्लेयर किया जा सकता है, एनवायरमेंटल कोई कंसर्न नहीं है। और इसके बाद एनजीटी वगैरह सब अपना अप्रूवल देने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली इसको नोटिफाई कर देती है और स्टेट गवर्नमेंट को फाइनली सौंप देती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है फिर फाइनली इसको अपनी स्टेट में नोटिफाई कर देते हैं। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पे है। और जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। आज के टाइम पे अगर हम टाइगर काउंट अगर देखेंगे तो आज 3682 टाइगर हमें दिखते हैं, जो कि 2018 में 2967 हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी कंट्री स्टेट्स के अंदर में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा हाईएस्ट नंबर की पॉपुलेशन है टाइगर की। उसके बाद बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़ और
धुंधवा यूपी के अंदर में भी हमें टाइगर रिजर्व्स के अंदर में टाइगर दिखाई देते हैं। स्टेटस की बात करें तो शेड्यूल 1 के अंदर में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, और साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के अंदर में अगर हम देखें, जिसपे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेड के ऊपर बैन लगाते हैं, वो उसके अंदर में अपेंडिक्स 1 लिस्ट के अंदर में ये आता है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो 70% ऑफ द टाइगर वर्ल्ड के इंडिया में ही एग्जिस्ट करते हैं, और गवर्नमेंट ने इसमें बजट भी यहां पे 1245 करोड़ का रिलीज किया है रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एक हेंटा वायरस से रिसेंटली एक न्यूज आई है जिसमें पता चला है कि जो जीन हैकन नाम के ये जो बहुत बड़े आप बोल सकते हैं पर्सन थे, बहुत अच्छी बड़ी पर्सनालिटी थी, इन एक्टर की यहां पे डेथ हो गई है इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से। दरअसल इस वायरस की अगर हम बात करेंगे तो दो तरह का ये वायरस डिजीज कर सकता है। एक है हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसके अंदर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाती है, और दूसरा है हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, जिसमें किडनी फेलियर हो जाते हैं। दरअसल ये जो वायरस है, ये जो रोडेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि कॉमन कोटन रैट हो गया, राइस रैट हो गया, व्हाइट फूट माइस हो गया, डियर माइस हो गया, इनके थ्रू एनिमल्स तक पहुंच जाता है, यानी ह्यूमंस तक पहुंच जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता है, सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, और इस केस में इलनेस, बहुत सीवियर इलनेस और कई बार डेथ भी हो जाती है, जैसे कि अभी आप जीन हैकन की यहां पे देख पा रहे हैं। यहां पे रोडेंट की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, प्लस में आप देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं और जो फार्मर्स है उनको ये डिजीज ज्यादा होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन एनिमल्स के कांटेक्ट में रहते हैं। अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया है। जो नॉर्मल हम इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मेडिसिन या मेडिकेशन करते हैं, वही सेम मेडिकेशन यहां पे दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमें नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आ रही है एपिजीनोम से। हालांकि जब भी आप कभी जेनेटिक डिजीजेस के बारे में सुनेंगे तो जीन मैनिपुलेशन उसमें सबसे बेस्ट टेक्निक रहती है। सबसे पहला जो जीन थेरेपी किया था वो बेलेस एंड एंडरसन ने किया था 1990 के अंदर में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए के अंदर में है। वहां पे इन्होंने SCID डिजीज, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज को क्योर किया था, जीन को एडिट करके, जीन को चेंज करके, जिसमें उन्होंने वायरस के अंदर में पहले जीन चेंज किया और वायरस को फिर बॉडी में एंटर किया। बॉडी में एंटर करने के बाद वायरस का जो कॉमन नेचर होता है, जिसमें वो हमारे जीन के साथ में अपने जीन को ऐड करता है, लेकिन इस टाइम पे हमने वायरस का ही जीन ऐड कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि वो जब जीन ऐड करे तो हमारे वाला जीन ऐड करे जो हमने वायरस में जीन ऐड किया था। ये ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है। इस वजह से एक और स्टडी में पता चला है कि जो एपिजीनोम होता है, यानी जो डीएनए होता है, डीएनए के अलावा जो उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जीन एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर हम उनके अंदर में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारी लाइफ को ज्यादा खतरा नहीं होता है। आपको इस फोटो के माध्यम से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे, दिस इज पर्टिकुलर क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम को अगर आप अनवाइंड करके देखेंगे तो इस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर दिखाई देंगे। इसको और ज्यादा जूम करके देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ वैसे जैसे हम कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं, उसमें जो मांझा होता है उसको चरखा के ऊपर में रैप करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डीएनए रैप्ड होता है प्रोटीन के ऊपर में, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो ब्लू कलर का आप ये अंदर देख पा रहे हैं, ये है हिस्टोन प्रोटीन, ग्रीन ब्लू, और यहां पे हिस्टोन टेल दिखाई दे रही है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके चारों तरफ जो रैप्ड है दैट इज द प्रोटीन। यानी स्टडीज से पता चला है कि सिर्फ डीएनए नहीं, इससे एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन, इससे एसोसिएटेड हिस्टोन टेल, इससे एसोसिएटेड यहां पे जो मिथाइल ग्रुप डीएनए में लगा हुआ है, प्लस में इसके साथ में जो एपिजेनेटिक और भी फैक्टर्स लगे हैं, वो भी डिसाइड करते हैं हमारे कैरेक्टर। तो अगर हम इनके ऊपर वर्क कर ले तो हमारी जो डिजीज है वो काफी हद तक क्योर हो सकती है, क्योंकि जीन के अंदर मैनिपुलेशन करना आसान नहीं होता है। बिल्कुल वही चीजें इसके अंदर में की गई है। एपिजीनोम एडिटिंग इज एन एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, जिसमें डीएनए को बिना छुए डीएनए के आसपास वाली चीजों को चेंज करके हम उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड जीन ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं, टारगेटिंग द एपिजीनोम, और इसके अंदर में एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द जीन डिसफंक्शन व्हाइल लीविंग द प्राइमरी डीएनए सीक्वेंस अनचेंज्ड। प्राइमरी डीएनए सीक्वेंस को हम बिल्कुल चेंज नहीं करने वाले हैं।
इसके अंदर में सारे वो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एपिजीनोम के अंदर में, जो कि उसके एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अंदर में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने कभी अब दिखाया आपको, हिस्टोन मॉडिफिकेशन होती है जैसा अभी मैंने आपको दिखाया। उसको अगर हम रेगुलेट कर लें तो काफी हद तक हम डीएनए की जो डिसीजेज हैं उसको क्योर कर सकते हैं। यहाँ पे कटिंग और ऑल्टरिंग डीएनए हमें नहीं करना है, जैसा कि हम ट्रेडिशनल जो जीन थेरेपी है उसमें हम करते हैं, जिसमें खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ पे एपिजीनोम एडिटिंग में हम यहाँ पे सिर्फ उन पर्टिकुलर चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जिससे चेंज होने के बाद भी इंडिया जो हमारी बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट डिजीज उससे क्योर हो सकती हैं। तो एपिजेनेटिक प्रोसेस इज प्राइमरी रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, द प्रोसेस थ्रू विच अ जीन्स डीएनए सीक्वेंस इज कॉपीड इनटू द आरएनए। जिस तरीके से हमारा जो डीएनए है प्रोटीन बनाता है वही प्रोसेस वो चलेगा, लेकिन जो प्रोटीन बनेगा उसके अंदर में एक्सप्रेशन चेंज कर देंगे उसके एपिजेनेटिक फैक्टर्स को चेंज करने के बाद। लगभग मान लीजिए ये हमारा टारगेट सीक्वेंस है जिसे हमें चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जीनेटिक फैक्टर्स को चेंज करेंगे, जिससे कोडिंग यहाँ पे चेंज हो पाएगी, और चेंज होने के बाद में फाइनली जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो अपना जो वर्किंग है उसको वो चेंज कर देगा, और जो एक्सप्रेशन है उसको वो चेंज कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कहां कहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीजेस जैसे स्पेशली जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको रेक्टिफाई करने में, रीजनरेटिव मेडिसिन जो होती है जहां पे हम सेल्स के अंदर में जाके उसके मेडिकेशन करते हैं वहां भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। प्लस में रिवर्सिबल जीन थेरेपीज और जो गलत थेरेपी हो चुकी है उसको दोबारा से करेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, हमारे एयरटेल और जियो ने अभी रिसेंटली स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसकी जो एक और सब्सिडरी कंपनी है स्टारलिंक, उससे टाई अप कर लिया है, जिससे हमें सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज मिल पाएंगी। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है इंडिया के अंदर में। आप जानते होंगे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर में लगभग 12,500 सैटेलाइट्स को पूरे अर्थ के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना है। अब यहां पे इनका फॉर फ्यूचर में टारगेट है कि इस 12,500 को हम 48,000 करने वाले हैं नियर फ्यूचर के अंदर में। और जब इंडिया भी इसका पार्ट बन जाएगा तो हमें रिमोट सेंसिंग या फिर रिमोट एरियाज में, या फिर आप बोल सकते हैं आउटस्कर्ट्स एरियाज में, हिंटरलैंड्स में, डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज में, रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो 95% जो हमारा इंटरनेट ट्रांसमिशन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होता है, यानी 95% हमारा इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जो कि समुद्र के अंदर में लगा होता है, गहराइयों में, कोस्टल एरियाज के अंदर में। अब वहां से हमारे इंडिया के मुंबई में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में उसको कनेक्ट किया जाएगा और वहां से फिर टावर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट सर्विसेज है उसमें डायरेक्टली सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन भेजी जाती है हमारे डिवाइस तक, और इसके अंदर में लगभग अगर हम देखेंगे तो 5% जो है टोटल वर्ल्ड आज के टाइम पे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट यूज कर रहा है। लेकिन अगर ये हमारा सक्सेसफुल होता है और इंडिया भी इसका पार्ट बनता है तो हम भी जो 95% तक जो इंटरनेट हम और ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कर रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगा और सैटेलाइट बेस्ड हो जाएगा, जो कि एक एंड टू एंड एनक्रिप्शन होगा जिसमें सेफ्टी हमारी हाई लेवल की हो सकती है। There are approximately 7086 Starlink satellites already यहाँ पे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और भी सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च करने का इन्होंने प्लान बताया है। KU बैंड इसमें हम यूज करने वाले हैं, और दूसरा है हमारे पास E बैंड इसके अंदर में यूज करने वाले, और इसकी जो स्पीड है 200 Gbps को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर में पहली बार हम यूज करने वाले हैं ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक्स, यानी इसके अंदर में लाइफाई की तरह जो लाइट फिडिलिटी होता है उसमें जो हमारे फोटोन्स की वाइब्रेशंस होती है उसकी स्पीड से हमारा इंटरनेट चलेगा। नॉर्मल जो वाईफाई होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड यूज की जाती है, लेकिन इसके अंदर में हम लाइफाई वाली स्पीड को यूज करने वाले, जो हमें 200 Gbps तक की स्पीड को दे सकता है। डायरेक्टली अगर हम बात करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपलिंक करनी है वो रडार से हम सैटेलाइट को भेज देंगे, और सैटेलाइट से वही इंफॉर्मेशन हमारे डायरेक्टली यूजर तक पहुंच जाएगी। यही चीज हमारे समुद्र के अंदर में होती थी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, अब हम डायरेक्टली सैटेलाइट से करेंगे तो इसको हैक होने का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा या फिर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। पूरे अगर देखें तो जो हमारे पास आज के टाइम पे हम जो वेब यूज कर रहे हैं, वेब 2.0, इससे पहले था वेब 1,
अब फिर हुआ वेब 2.0 और अब हम स्विच कर गए हैं धीरे धीरे करके वेब 3.0 के ऊपर में, जिसमें हमें मल्टीपल टाइप की सर्विसेज जैसे कि मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसी जो टेक्नोलॉजीज है उनको हम ठीक से यूज कर पाएंगे। लगभग 17% हमारे जो यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड के वो इंडिया के अंदर में ही यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हैश एंड एमर्जेंट की अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो वर्ल्ड में हमारा ये सबसे हाईएस्ट होगा। वेब 3.0 यूज करने वाले अगर इंडियंस की अगर हम बात करें तो 4.7 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द गिटहब की हमें पता चला। एक क्लाउड सर्विसेज है जो कि क्लाउड पे मिलती है, क्लाउड सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट पे हमें मिलता है, गिटहब, उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे 28% की दिखाई दे रही है। लगभग हर साल 28% वेब 3.0 के यूजर जो है हमारे बढ़ जाते हैं। अगर हम इसकी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे तो पहले हमें स्टैटिक सर्विसेज मिलती थी, बेसिक वेब पेजेस होते थे, HTML बेस्ड हमारा प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, ई कॉमर्स जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज किया जाता था और रीड ओनली कनेक्शन रहता था। हम यहाँ पे रीड के साथ राइट नहीं कर सकते थे उसके अंदर में, लेकिन वेब 2.0 आया तो रीड के साथ राइट भी करने लगे, स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक इंफॉर्मेशन मिलने लगी, सोशल मीडिया हमारा जो आज हम यूज कर रहे हैं, जनरेटेड कंटेंट भी यहाँ पे मिलने लगा, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी हो गई, हाई क्वालिटी की पिक्चर्स को हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एप्लीकेशंस मोनेटाइज हो गया हमारा डेटा, हाई स्पीड कम्युनिकेशन, ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस। लेकिन आज हम वेब 3.0 की अगर हम बात करें, जिसको यूपीएससी ने भी लास्ट ईयर पूछा था, तो इसमें रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सीमेंटिंग यानी लैंग्वेज को भी चेंज किया जा सकता है और लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज भी किया जा सकता है। सीमेंटिक वेब है, हमारे पास डेटा से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, मोनेटाइज कर सकते हैं डेटा को, नॉन फंजिबल टोकन्स यहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं, वीआर और एआर जैसी टेक्नोलॉजी यानी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि मेटावर्स का बेस है। वहीं पे अगर हम ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो और क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो उसको भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरोपरेबिलिटी जो होती है, जिसमें एक के ऊपर में एक दूसरी वेव को लाया जाता है, वो भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं और इंटरनेट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं इवन इन द एरोप्लेन्स। हेलो एस्पिरेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इकोनॉमी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड कराती है इन प्रीलिम्स वो मैक्सिमम करंट ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि इकोनॉमिक्स में पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में जो भी आया है, जो भी टॉपिक न्यूज में रहा है, वो खुद ही समझ जाइए कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी ज्यादा है और उसकी रेलेवेंस भी ज्यादा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत है। और उसी वजह से हम आपके लिए पूरा वीकली इकोनॉमिक करंट अफेयर्स इसी करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर कंप्लीट कराते हैं। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो मुझे देखने को मिल रहा है दैट टॉक्स अबाउट वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट कर रही है कि भारत को ग्रेटर वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है स्पाइसेस के अंदर, जिससे वो 10 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट अपना अचीव कर पाए। सबसे पहले यहां जो आपको चीज देखने को मिल रही है वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या? देखिए 2011 के अंदर भारत में ही कोची के अंदर, कोची केरला में, कोची को कहा जाता है स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हो आप केरला को। तो वहां हमने वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, जिसका मेन काम क्या था कि बेटर तरीके से स्पाइसेस के मार्केट को रेगुलेट कर पाए, उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। नाम क्या है? वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोची के अंदर एस्टेब्लिश की गई। कब एस्टेब्लिश की गई? 2011 के अंदर। इसका कहना है कि हमें ग्रेटर वैल्यू एडिशन करना है स्पाइसेस के अंदर। आपको यह समझने की जरूरत है कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइस प्रोड्यूसर है और भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइस कंज्यूमर भी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सीजनिंग मार्केट, सीजनिंग मतलब आपने देखा होगा, सीजनिंग हम स्पाइसेस को ही बोलते हैं जनरली, ये जो ओवरऑल सीजनिंग मार्केट है उसका मात्र 0.7% इंडिया से आता है, 12% चाइना से आता है, 11% यूएस से आता है, जबकि इनका स्पाइस प्रोडक्शन इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है। कारण यह कि हमने ग्रेटर वैल्यू एडिशन अपने स्पाइसेस के अंदर नहीं कर रखा। हम मेजॉरिटी ऑफ द स्पाइस जो एक्सपोर्ट करते हैं आज की रेट में वो रॉ स्पाइस होता है। मतलब आप स्पाइस ब्लेंड या फिर जो बाकी स्पाइसेस में आप कुछ ऐसी चीजें करें जिससे जैसे हम उसका स्पाइस एक्सट्रैक्ट निकाल लिया मैंने, इन सब चीजों पे वैल्यू नहीं करते, इन सब ये सारे वैल्यू एडिशन नहीं करते। इसलिए वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा जा रहा है लेकिन वैल्यू एडिशन उसमें नहीं हो पा रहा। और वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन यही कह रही है कि हमारा जो अब तक जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है स्पाइस का, उसमें से मात्र 48% के साथ हम वैल्यू एडिशन करते हैं। तो हमें इस वैल्यू एडिशन की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। लगभग 70% 70% ऑफ द स्पाइस एक्सपोर्ट्स में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा,
तब जाकर आप अपना 10 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसको अचीव कर पाओगे। इंडिया स्टेटस इन जो स्पाइसेस है, जैसे मैंने आपको कुछ तो चीजें बता ही दी हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। जो पूरी दुनिया में 109 वैरायटीज 109 वैरायटीज स्पाइसेस की पाई जाती हैं, उसमें से 75 आपको इंडिया में प्रोड्यूस होती हुई दिख जाती हैं, और ये सारी की सारी ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। मेजर स्पाइसेस जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र एज वेल एज केरला, जो इसके अंदर ऐड नहीं होता हुआ दिख रहा है आपको। एक्सपोर्ट हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। चिली हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेड स्पाइस है भारत से, जो जहां मेजोरिटी ऑफ द जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जिनको हम स्पाइस भेजते हैं, उसमें इंक्लूडेड है चाइना, यूएस, बांग्लादेश, थाईलैंड, यूएई, श्रीलंका, मलेशिया एंड यूके। मतलब मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड में स्पाइसेस आपको जाते हुए दिख जाते हैं। और आपको पता है स्पाइस ही वो कारण था जिसके कारण वास्को डी गामा यहां आया, जिसकी वजह से आपको कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता हुआ दिखा, और हमारा देश 200-300 साल में तक गुलामी में रहा। तो कम से कम जब स्पाइस ने इतना नुकसान कराया है तो उससे कुछ फायदा लेने की भी जरूरत है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, जिससे हमारे यहां उससे बेटर एक्सपोर्ट वैल्यू मिल सके और अपने 10 बिलियन का टारगेट को हम अचीव कर पाए। एक और चीज मुझे आपको बतानी है, जो स्पाइस बोर्ड विजन है, मिशन है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये कब एस्टेब्लिश किया गया? 1987 में एस्टेब्लिश किया गया। क्यों किया गया? जिससे डेवलप कर सके, प्रमोट कर सके, रेगुलेट कर सके 52 स्पीसीज को और उनके एक्सपोर्ट्स को। साथ के साथ स्पाइस प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? जिससे आप स्पाइस में रॉ स्पाइस की जगह आप उसमें वैल्यू एडिशन करके उसका प्राइस बढ़ा दे रहे हो, उसकी वैल्यू बढ़ा दे रहे हो। उसकी जो इसका एग्जांपल इस तरीके से लो कि देखो भाई, जब आप कॉर्न खरीदने जाओगे, जब मक्का खरीदने जाते हो, अगर मैं रॉ मक्का खरीदूंगा, रॉ कॉर्न खरीदूंगा, तो शायद मुझे वैल्यू कम मिलेगी उसकी। लेकिन अगर मैं सेम अमाउंट के पॉपकॉर्न खरीदने गया ना, तो उसकी वैल्यू क्या दिखेगी? मुझे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो आपने क्या कर दिया? कॉर्न में वैल्यू एडिशन कर दिया। सिमिलरली स्पाइसेस के साथ जब आप उसका वैल्यू एडिशन करते हो, तो आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आप जिस चीज में उसे बेच सकते हो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू उससे काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, राइट। 26 फरवरी 2022 को स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने 35 साल कंप्लीट कर लिए हैं। साथ के साथ स्पाइसेस सागा करके आपने एक चीज सेलिब्रेट भी की थी, इसकी 35 इयर्स की जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए। स्पाइसेस मार्केट बहुत बड़ा है, उसे बेटर रेगुलेशन की जरूरत है, थोड़ा सा और बेटर करने की जरूरत है। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास, क्यों अब तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, क्यों हमें वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन सजेशन दे रही है कि वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज लो वैल्यू एडिशन। जैसे मैंने आपसे बोला, केवल 48% के जो इंडिया का जो स्पाइस एक्सपोर्ट है वो वैल्यू, उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए? लगभग 70% होना चाहिए, तब जाके आप ये अचीव कर पाओगे जो टारगेट आपने रख रखा है 10 बिलियन का। दूसरी चीज, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। आज भी 98% जो स्पाइस प्रोडक्शन हो रहा है वो स्मॉल जो बेसिकली फार्मर्स हैं, जिनके पास जो लैंड, स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स क्या है वो काफी छोटी हैं, तो उनकी खुद की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है। और 98% मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्पाइस वही बना रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन की कमी थोड़ी सी है, तो उन्हें बेटर रेगुलेट करने की जरूरत है, उन्हें बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने की जरूरत है। एंड द लास्ट इज वीक रेगुलेशन। जो मैंने आपसे बोला था, सेलिब्रेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें रेगुलेशन बेटर की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, स्किल की कोई कमी नहीं है, बट इट्स मोर अबाउट कि आप उस प्रोसेस को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करो जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आप उसमें से निकाल पाओ। तो रेगुलेशन वीक करता है। स्टैंडर्ड जो नेशनल स्टैंडर्ड है, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं WTO के, वो भी कभी कभी हम बीट नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ग्लोबल कंपटीशन हमें पीछे छोड़ देता है। हमारा मेजर कंपटीशन आ रहा है वियतनाम से, इंडोनेशिया से, ब्राजील से, चाइना से, तो हमें अपना सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स भी देखने पड़ेंगे, साथ के साथ उनका वैल्यू एडिशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इस जो टॉपिक था हमारा, इसमें से हमने 3-4 चीजें कवर करी। स्पाइसेस इंडस्ट्री के साथ इशू क्या है हमारी, वो की चैलेंजेस आपने देख लिए। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, किसके अंडर फंक्शन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर फंक्शन कर रहा है। साथ के साथ कब बना था? 1987 में बना था। क्यों बना था वो आपने सामने लिखे हुए देख लिया है। वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन कहां है? कोची के अंदर है। कब बनी? 2011 में बनी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ के साथ जो हमारा एक सिनेरियो है, जो हमने फैक्ट्स चेक करने शुरू किए थे अभी, कितने फैक्ट्स हैं वो भी आपने देख लिए। यहां से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए बनते हुए दिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में प्रीलिम्स के अंदर आती हुई दिख सकती हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर देम। कहीं इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ा रहा था। नेक्स्ट, ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंटर अर्जेस प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू रजिस्टर ऑन ई श्रम पोर्टल फॉर फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन। अब इस हेडिंग से ही, ये जो न्यूज हेडलाइन है, यहां से मुझे 2 चीजें दिख रही हैं जो मेरे लिए रेलेवेंट है। पहली चीज ई श्रम पोर्टल, दूसरी चीज प्लेटफॉर्म वर्कर्स।
अब यह खुद में ही जरूरी हो जाता है कि इन दोनों चीजों को हम समझें और जाने के क्या कहना चाहते हैं और इनके क्या मायने हैं हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले आप यह समझने की कोशिश करो कि ये जो सजेशन है, न्यूज क्या कह रही है। बजट 2025-26 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर उसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रही है हमारी, जिसमें आप 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हो, उसमें अगर एनलिस्ट होना है, उसके फायदे मैक्सिमम लेने हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी ई श्रम पोर्टल पर अपने आप को लिस्ट कर देना चाहिए, उस पर अपने आप को रजिस्टर कर देना चाहिए। उसके थ्रू सरकार के लिए आसान हो जाएगा कि वो बेनिफिशियरीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ई श्रम पोर्टल, ये किसके अंडर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है? ई श्रम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो लिस्ट किए जा सकते हैं और उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, चाहे वो परमानेंट अकाउंट नंबर की बात हो, चाहे वो अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात हो, चाहे वो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स की बात हो। तो ई श्रम पोर्टल जो है वो अनफॉर्मलाइज्ड वर्कफोर्स को थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है और इसमें जो मेजर फोकस रखा जाता है वो रखा जाता है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स पे। अब ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन है? देखो, गिग वर्कर्स वो हैं, एक जनरल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना हुआ आया है इंडस्ट्री के अंदर कि भाई एक एम्प्लॉयर है, उसने सामने वाले को नौकरी दी, वो उसके यहां काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे, या फिर पूरी तरीके से फ्री होल्ड पे, उसका हिस्सा बनकर। लेकिन आज की डेट में आपको मल्टीपल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं, मल्टीपल ऐसे काम देखने को मिलते हैं जिसमें आप नॉर्मल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल पाती। जैसे स्विगी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स, जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, वो सब लोग, तो ये नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है और ये अनऑर्गेनाइज्ड भी है। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये ई श्रम पोर्टल काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डिटेल में कि गिग वर्कर्स भाई है कौन और इनका भारत की इकोनॉमी के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन और इन पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी क्यों है। देखो, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात की जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया, गिग वर्कर्स वो हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से अलग काम करते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, दूसरा नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स मतलब जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेजॉन के डिलीवरी पार्टनर हो जाएं, चाहे वो स्विगी के हो जाएं, चाहे वो जेप्टो के हो जाएं, चाहे वो ब्लिंकिट के हो जाएं, ये जितने भी सारे लोग हैं इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स। बिकॉज इनका कम्युनिकेशन एम्प्लॉय के साथ किसके थ्रू है? एक ऐप के थ्रू है, एक मोबाइल ऐप के थ्रू है, तो इसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। दूसरे हमारे पास नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, ये कैजुअल वेज वर्कर्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं अलग अलग बिजनेसेस में। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो कॉमेडियंस हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ये लोग, तो इन्हें हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दीज आर नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, क्योंकि ये किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपने एम्प्लॉय से कनेक्ट नहीं करते, डायरेक्टली वहां जाकर जिनको जहां भी इन्हें जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट हो गया, लाफ सेंटर हो गया, इन सब जगह जाके ये परफॉर्म करते हैं, तो इन्हें डेफिनेटली हम नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स में रख सकते हैं, या बाकी जो फ्रीलांसर्स हैं उन्हें भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है हमारे लिए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स? आज की डेट में अगर 2024-25 में देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं भारत के अंदर, और अगर इनको आप बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो, इसका मतलब आप 1 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। और उम्मीद है कि 2029-30 तक, मतलब अगले 5 सालों में, यह नंबर बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा, 135% की ग्रोथ। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के बेसिकली रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स के लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, किस तरीके से उनको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ईपीएफ वाला जो पीएफ वाला पर्सपेक्टिव जो होता है, पेंशन पर्सपेक्टिव, ये सब चीजें उनके लिए अचीव की जा सके। और इसीलिए हम बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रही है कि ई श्रम पोर्टल पर उनको रजिस्टर कराया जाए। मूविंग ऑन, दिस वॉज अबाउट, आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर विद इट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू एसडीजी इंडिकेटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर ऑन मिनिमम डायटरी डाइवर्सिटी adopted by UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। देखो, दो चीजें हैं, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो आपको पता होगा 2000 से लेकर 2015 तक हमारे यहां चला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मतलब इन 15 सालों में मुझे 2000 से लेकर 2015 तक क्या क्या चीजें अचीव करनी थी। अचीव तो कुछ हुआ नहीं, तो 2015 में हमने बोला यार नाम तो सेम नहीं रख सकते, कुछ नया रखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। तो 2015 से लेकर 2030 तक हमने नए टारगेट चूज किए, उससे हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? उससे हमने बोलना शुरू कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब उसमें जो गोल नंबर 2 है, गोल नंबर 2 मेरे लिए बोलता है जीरो हंगर, कि भाई भूखमरी मिटानी है, माल न्यूट्रिशन मिटाना है। अब उस इंडिकेटर को बेटर रेगुलेट करने के लिए आप एक नया इंडिकेटर लेके आए हो, जिसे आप क्या बोल रहे हो? मिनिमम डायटरी डाइवर्सिटी। अब ये क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ
साथ मिलकर इस नए इंडिकेटर को मैनेज कर रहे हैं, जिससे जो एसडीजी मेजर्स हैं मेल न्यूट्रिशन के, स्टंटिंग के, वेस्टिंग के, इन सबको बेटर तरीके से टैकल किया जा सके। अब ये मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी है क्या? अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माने, अगर WHO की डेफिनेशन देखी जाए कि वो किस तरीके से मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं, तो उनका यह कहना है कि अगर MDD को मीट करना है तो इन 8 में से कोई भी 5 क्राइटेरियाज को मीट कर लिया जाए। अब ये 8 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क, सेकंड इज ग्रेन्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लैश फूड्स, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आसान भाषा में मां का दूध, अनाज, दालें, डेयरी प्रोडक्ट, कोई मांस मच्छी अगर आप खाते हो, एग्स अगर आप खाते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन 8 में से अगर कोई 5 चीज आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो आप अचीव कर लोगे। तो इसको एक नया इंडिकेटर बनाया गया है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं हमारे, उसका गोल नंबर 2 बेटर तरीके से अचीव किया जा सके। राइट, अब आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर। अगर ये क्वेश्चन आता है मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी का, डेफिनेटली आने के चांसेस भी हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि इन 8 में से 5 चीजों को मुझे अचीव करना है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से मुझे हेल्प कर सकता है? हेल्प कर सकता है इंप्रूव न्यूट्रिशनल असेसमेंट में, स्पेशली किस किस के अंदर? वुमेन के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर। अगर मुझे देखना है कि ट्रैक करना है कि जी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो ज्यादा वल्नरेबल सेक्टर है कौन कौन से हैं, बच्चे और औरतें, तो MDD मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी वुमेन के अंदर अचीव देख सकते हैं हम, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी चिल्ड्रन के अंदर देख सकते हैं। ये ज्यादा वल्नरेबल भी रहते हैं, तो मेल न्यूट्रिशन को बेटर टैकल कर पाएंगे अगर इन दोनों सेक्टर्स को या इन दोनों सेक्शंस को हमने बेटर टैकल कर लिया। दूसरा, जो ग्लोबल हेल्थ टारगेट्स हैं जो हमने SDG के अंदर रखा है कि मुझे पूरी तरीके से हंगर को रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, पूरी तरीके से न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें भी ये मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी आपको बहुत हेल्पफुल नजर आती है। पॉलिसी टूल के थ्रू भी अगर आप MDD को एनालाइज करें और उसके थ्रू अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन करें कि इन लोगों तक इस MDD को अचीव करवाना है, तो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी काफी आसान हो सकता है कि और उस हिसाब से पॉलिसी बनाकर वो न्यूट्रिशन को बेटर कर सकते हैं और हंगर जैसी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोग्राम के इंपैक्ट को भी, किसी आपने कोई न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट करा, कोई फूड प्रोग्राम स्टार्ट करा, मुझे चेक करना है कि वो ठीक से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं MDD के बेसिस पे उसे एनालाइज भी कर सकता हूं, उसे ट्रैक भी कर सकता हूं और अपने उसे इवेल्युएट करके मॉनिटर करके इवेल्युएट भी कर सकता हूं। राइट, तो नॉट जस्ट एक थियोरिटिकल पर्सपेक्ट में, लेकिन एप्लीकेशन के लिए भी MDD काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। राइट, अब ये SDG न्यूज में है तो आपको SDGs भी पता होने चाहिए। टोटल 17 टारगेट्स हैं हमारे पास। पहला पॉवर्टी की बात करता है, दूसरा जीरो हंगर की, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th is reduced inequalities, 11th is sustainable cities and communities, 12th is responsible consumption and production, 13th is climate action, 14th is life below water, and 15th is life on land, 16th peace, justice and strong institutions, and the last one is partnership for the goals. इसको आपको याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप ये 17 टारगेट याद रख गए ना, और आपको ये याद रह गया कि सस्टेनेबल लेवल पे कौन सा टारगेट किस नंबर पे दे रखा है, तो आप जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि जी गोल नंबर 2 ऑफ SDGs, तो आपके पास हमेशा मेंस आंसर राइटिंग में भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा जो आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा दिलवा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज जो हमसे बोल रही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड सर्ज इन IPs इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स इन इंडिया। वीपो बोल रही है कि भारत से आज की डेट में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स हो रही हैं, IP फाइलिंग्स हो रही हैं, वो काफी तेजी से बढ़ी हैं पिछले एक दशक के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर। अब ये वीपो क्या है? देखो, सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझो। प्रॉपर्टी का मतलब, मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है जी? मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी जमीन, मतलब उसे छुआ जा सकता है, टेंजिबल प्रॉपर्टी है वो। दूसरी चीज होती है कोई मेरी दिमागी उपज, कोई मैंने पोएम लिख दी, कोई मैंने गाना बना दिया, कोई मैंने डिजाइन तैयार कर दिया, किसी चीज कोई मैंने नया इन्वेंशन कर दिया, अब उसको कोई ना चुरा ले तो उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वीपो। कब बनी थी? 1967 में बनी थी। UN बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। राइट, अब इसका काम क्या है? ये पूरी दुनिया में किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड किया जा सकता है उस पर पूरी तरीके से फोकस करती है। अब ये क्या कह रही है इस न्यूज के अंदर? ये कह रहे हैं कि पिछले एक दशक के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर जो हमारा IP फाइलिंग्स थी, जो इंडिया से जा रही थी, फाइल कर रहे थे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, वो लगभग डबल हो चुकी हैं और ट्रेडमार्क्स में तो ये 2.5 गुना बढ़ चुकी हैं, और डिजाइन में भी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि डिजाइन 3 गुना बढ़ चुका है, ट्रेडमार्क जो है 2.5 गुना बढ़ चुके हैं,
और बाकी जगह भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है आईपी फाइलिंग्स में। तो इसका मतलब इनोवेशन जो है इस देश के अंदर, इनोवेशन से इकोसिस्टम जो है वो इस देश के अंदर काफी बेटर हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत आपको अप्रिसिएशन देने की जरूरत है, कॉज ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, कॉज ऑफ जब स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात करते हैं वहां भी आपको इनोवेशंस आते हुए दिखते हैं। अब इसमें हमें यह भी देखने की जरूरत है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं कितने टाइप की। ये देखो 5 टाइप की हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज पेटेंट, सेकंड इज ट्रेडमार्क, थर्ड इज कॉपीराइट, फोर्थ इज इंडस्ट्रियल डिजाइंस, फिफ्थ इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये 5 हैं जैसा आपको लिखने को दिख रहा है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड लास्ट इज कॉपीराइट। अब ये पेटेंट क्या है? जब भी मैं कोई साइंटिफिक इनोवेशन करता हूं, कोई नया इन्वेंशन करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यार मैंने कोई 2-3 चीज में हो सकता है, या तो प्रोडक्ट पेटेंट होगा या फिर प्रोसेस पेटेंट होगा, या तो मैंने कोई ऐसा प्रोसेस बना लिया जिससे मैंने नया इनोवेशन करके उसकी यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दिया और मैं चाहता हूं कि इसे कोई और इस्तेमाल ना करे, नहीं तो मेरे इस इनोवेशन को कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पेटेंट फाइल कर दूंगा। या फिर मैंने कोई नया ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जो अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था और जो पुराना वाला प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे बेटर है, तो मैं उसमें प्रोडक्ट पेटेंट फाइल कर दूंगा। तो किसी भी इनोवेशन के लिए, किसी भी नए इन्वेंशन के लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। जनरली ये जो पेटेंट दिया जाता है 20 ईयर्स में दिया जाता है। जैसे दवाइयों के लिए भी आपको पता है पेटेंट्स प्रोवाइड किया जाता है, आपने पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसके बाद एक नई दवाई बनाई, एक नया इन्वेंशन किया, तो उसको कोई दवाई को दूसरा ना बना ले, इसके लिए हम बोलते हैं कि पेटेंट के थ्रू से रेगुलेट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, जैसे कोई और उसका प्रोडक्शन ना कर पाए। दूसरा हमारे पास ट्रेडमार्क। किसी भी कंपनी का आपने साइन देखा होगा, जैसे टाटा का लोगो है, रिलायंस का लोगो है, अडानी का लोगो है। अब कल को टाटा का लोगो यूज करके कोई और यूज करना शुरू कर दे तो इसका मतलब टाटा का नाम को खराब किया जा सकता है अगर उसने कोई गलत काम करना शुरू कर दिया। इसलिए हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना जो साइन होता है उसको मेक श्योर करती है कि वो केवल वो ही यूज कर सके, उसके अलावा कोई और यूज ना कर सके। इसे भी हम बोलते हैं ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मेरा ट्रेडमार्क है तो जो एक्सक्लूसिव राइट्स है इसे यूज करने की वो भी केवल मेरे पास रहनी चाहिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन, अगर आपने कोई ऐसा एस्थेटिक या ऑर्नामेंटल डिजाइन बना दिया है, जनरली ज्वेलरी में हम ये देख सकते हैं, ज्वेलरी में किसी ने कोई नया डिजाइन बनाया, दूसरा कॉपी ना कर ले। अगर दूसरा कॉपी कर लेता है इसका मतलब उस पर इंडस्ट्रियल डिजाइन का आपने आईपी नहीं ले रखा। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्रियल डिजाइन का आईपी ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं कि अगर कोई इंजन वाला पर्सपेक्टिव है, कोई मेरा गाड़ी का कोई मैंने डिजाइन बनाया, फॉर एग्जाम्पल टाटा ने कोई नया गाड़ी का डिजाइन निकाला और उसको कोई दूसरा कॉपी कर ले एग्जैक्ट से डिट्टो, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो वीपो में जाके कि यार देखो ये इंडस्ट्रियल डिजाइन का मेरे पास ऑलरेडी आईपी था, इसने ये चुराया है। तो बेसिकली ये भी आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि हर जगह की किसी पर्टिकुलर चीज में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कड़कनाथ चिकन की एग्जांपल हम बात करें, तिरुपति लड्डू की बात करें, बासमती राइस की बात करें, तो मैं बोल रहा हूं कि जी बासमती राइस यहां जो मध्य प्रदेश में जो उग रहा है ना उसी को बासमती कहूंगा मैं, किसी और जगह दुनिया में उगा के आप ये नहीं बोल सकते जी ये बासमती राइस है। सिमिलरली जो कड़कनाथ चिकन आपको मध्य प्रदेश में मिल रहा है उसी को मैं बोलूंगा कि ये कड़कनाथ चिकन है। कोई भी काला मुर्गा लाके आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो कड़कनाथ चिकन है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है। सिमिलरली साड़ीज के साथ भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे कांचीपुरम साड़ीज, अगर वो कांचीपुरम की है तभी उन्हें कांचीपुरम साड़ीज कहा जाए, या कांजीवरम साड़ीज जिन्हें हम बोलते हैं, चंदेरी साड़ीज। तो ये क्या है, यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, किसी एरिया को आपने आइडेंटिफाई किया कि इस जगह से जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसी को वैल्यू किया जाएगा, उसे हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। लास्ट इज कॉपीराइट। जब भी कोई आर्टिस्टिक काम आप करते हो, पोयम लिखते हो, गाना बनाते हो, उस केस में कोई धुन बनाई है नहीं, आपने कोई म्यूजिक बनाया है, तो उस केस में आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। और कॉपीराइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आईपी, राइट। ये लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क्स में भी यूटिलाइज की जाती है, राइट। मूविंग ऑन, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में अगर ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल्स देखी जाएं तो हमारे पास 3 ट्रीटीज देखने को मिल रही हैं। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ये 1970 की है, ये वीपो के अंदर ट्रीटी है जो पेटेंट प्रोटेक्शन की काम करती है। हर कंट्री अपने लिए एक अलग, जैसे इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इंडिया की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टोटल पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के अंदर वीपो ने लगभग 158 कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज, स्टेट्स को रिकॉग्नाइज कर रखा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। सिमिलरली मैड्रिड प्रोटोकॉल फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 1989, ये भी ट्रेडमार्क के लिए है जो डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से कोऑपरेट करते हैं। इसमें भी 131 कंट्रीज ने वीपो ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। एंड लास्ट इज हैग एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइंस, दिस वाज ऑफ 1925। जैसे वो पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए थी, ये इंडस्ट्रियल डिजाइंस के लिए है, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे पास पीएम युवा 3.0। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड पीएम युवा 3.0 यंग एंड अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। आपको पता है डिजिटल हो चुके हैं हम लोग,
बुक की तरफ कम जा रहे हैं, बुक का जो कल्चर है वो बुक कल्चर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस बुक कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसे हम बोल रहे हैं पीएम युवा 3.0। इसका सीधा सीधा लॉजिक मैं बोल सकता हूं आसान भाषा में कि क्या है ये एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे जो आप यंग ऑथर्स हैं, जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, उनको बेटर तरीके से ट्रेन कर पाएं। मिनिमम एज क्राइटेरिया इसमें अंडर 30 है, जो 30 साल से कम के हैं वही केवल इसका फायदा उठा सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइंड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर को प्रमोट करना और इंडियन लिटरेचर को ग्लोबली शोकेस करना। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारे पास इसकी नेशनल बुक ट्रस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? टोटल 50 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जिनको फिर क्या किया जाएगा, जो बेसिकली उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको पब्लिश, जो 50 ऑथर सेलेक्ट किए गए हैं उनकी बुक्स को भी कौन पब्लिश करेगा? एनबीटी ही पब्लिश करेगा। कंडीशन क्या क्या है, किन किन 3 चीजों पर आपको ऑथर, मतलब जो आपने लिखा है चीज, जो ऑथर ने काम किया है वो किन 3 टॉपिक्स पर होना चाहिए? या तो इंडियन डायस्पोरा का नेशन बिल्डिंग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे हम आयुर्वेदा बोलते हैं, यूनानी बोलते हैं, इन सब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडियन सिस्टम्स का, योगा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950 से लेकर 2025 तक कोई ऐसी पर्सनैलिटीज जिन्होंने भारत को बनाने में हेल्प की है, उनके इन तीनों सेक्टर्स में से, इन तीनों सेक्शंस में से अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो सरकार उन 50 ऑथर्स को सेलेक्ट करेगी, उन्हें ट्रेन करेगी, इवेंचुअली उनको पब्लिश किया जाएगा बाय एनबीटी और इवेंचुअली उन्हें ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू डिफरेंट लैंग्वेज, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी चीजों को भी प्रमोट किया जा सके। राइट, मूविंग ऑन, आई गेस मैं क्लियर हूं युवा 3.0 का मतलब क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक अपार आईडी है। अपार आईडी क्या है? ये देखो, जैसा आज की डेट में एक डिजी लॉकर है ना कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही जगह मिल जा रहे हैं। अब क्या हुआ है, सिमिलरली सरकार ने एक स्टूडेंट आईडी बनाई है, अपार आईडी। उसके अंदर हर स्टूडेंट, पूरे भारत के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो एक सिंगल पोर्टल पर अपनी सारी मार्कशीट्स, डिग्रीज, जितने भी उनके रिकॉर्ड्स हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी सरकार के लिए भी रिकॉग्नाइज करने के लिए, एजुकेशन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज, जो मोबिलिटी है स्टूडेंट्स की, वो इंप्रूव हो सकती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक बार देख लेते हैं यहां क्या लिखा हुआ है। एक 12 डिजिट कोड है जी, जैसे आपकी वो है ना यूआईडी है, मतलब आधार आईडी है, वैसी ये अपार आईडी क्या है? एक यूनिक 12 डिजिट कोड है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स के लिए है अक्रॉस इंडिया, जहां स्टूडेंट्स अपने जो स्कोर कार्ड्स हैं, मार्कशीट्स हैं, ग्रेड शीट्स हैं, डिग्रीज हैं और इनके अलावा जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उन्हें स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ही आपको अलाइन होता हुआ दिखता है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? स्टूडेंट मोबिलिटी को फैसिलिटेट करेगा, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सेलरेट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला है, एग्जिट क्लॉज भी है एनईपी के अंदर कि अगर मैं कोई ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मैंने 1 साल पढ़ा, मैंने पॉज ले लिया, उसके बाद मैं वहां से रिज्यूम करना चाहता हूं 3 साल बाद कि मैं फर्स्ट ईयर पढ़ चुका हूं, मुझे सेकंड ईयर से करना है, तो इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमारे पास कोई सिंगल डेटाबेस नहीं हुआ। तो इन चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बेटर रेगुलेट करने के लिए अपार आईडी काफ़ी कारगर हो सकती है। उसी को हम बोल रहे हैं कि एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है। ये स्टूडेंट को एम्पावर करेगा टू चूज एंड फॉलो देयर प्रेफर्ड लर्निंग पैटर्न्स या पाथ्स। जो उनका खुद का पाथ है, उनके पास ऑप्शंस भी ज्यादा रहेंगे, रेदर देन उनके पास एक बेटर फैसिलिटी भी है कि वो बेटर मूव कर सकते हैं, मोबाइल, उनकी मोबिलिटी बढ़ रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके पढ़ सकते हैं। मतलब आसान भाषा में है तो अच्छा ही, लेकिन अब यहां भी वही राइट टू प्राइवेसी वाला इशू आ जाता है। जब भी आप किसी चीज को डिजिटली स्टोर करने की बात करते हो तो वहां प्राइवेसी इशू तो डेफिनेटली आपको आता हुआ ही दिखेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अपार आईडी। तो ये थे पिछले 1 हफ्ते के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। आई गेस आपको ये आपने ध्यान से सुने होंगे और आपको ये समझ में भी आ चुका होगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक with March 3rd week current affairs. तब तक के लिए thank you so much guys. Subscribe to our channel, that is Chahal Academy, and stay updated through our videos. Thank you so much and have a good day.